हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ओके, और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 32 यानी 32वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 31 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो लोग अभी पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, ठीक है। कहाँ पर जाएं भाई? आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और सीडीपी के पिछले 31 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। ओके, और ये सीडीपी का प्रैक्टिस जो है ना, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए भाई, ठीक है। इसको पेपर फर्स्ट वाले भी और पेपर सेकंड वाले भी दोनों लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों लोगों के लिए लाभदायक है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। जो 7 जुलाई 2024 को हम लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके आगे के जो सीटेट के एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हम लोग अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, PYQ प्लस फुल सॉल्यूशन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ही, उनका डिटेल सॉल्यूशन भी बताया गया है इस वीडियो में, ठीक है। और हम लोग बहुत अब इजी क्वेश्चन लगा चुके हैं सीटेट का। अब हम लोग सरल से कठिन की ओर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इजी टू हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग 30 में 30 लेके आते हैं। चलिए भाई, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें हो गई, ज़्यादा बातें नहीं हुई भाई, इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान की बातें थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे संबोधित कर सकती है भाई? भिन्नताओं को स्वीकार कर और उसे महत्व देकर। सही है भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ये भी सही है भाई। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। जी बिल्कुल, ये भी सही है। मानक निर्देश, मानक शब्द जहाँ आ जाए ना, मानक नेगेटिव शब्द ही है भाई। हम लोगों को जहाँ भी देखें हम लोग मानक शब्द, वहाँ पर जान लीजिए नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, बस। और मानक शब्द ही जो है नेगेटिव है। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन A, B और C तीनों के तीनों सही हो रहे हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, A, B और C, ठीक है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, ठीक है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है यदि उसे व्यक्तिक भिन्नता की पूर्ण समझ हो, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी अलग मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामवेगिक भिन्नता व योग्यता होता है। अतः शिक्षिका को चाहिए कि व्यक्तिक भिन्नता को स्वीकार करे और उसे महत्व दे तथा बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करे और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित व संपादित करे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस प्रकार के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? बताइए भाई, किस प्रकार के? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, या फिर दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, या फिर श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या फिर सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ठीक है, किसी भी वस्तु को छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। अतः छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग शिक्षिका दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, या फिर उन्हें अधिगम के न्यूनतम होगा भाई, नूतनम लिखा हुआ है, नूतनम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, या फिर प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या फिर उसके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्ति के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध प्रकार के विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दे ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए भाई, कौन से कथन सही है? जल्दी बताइए। वे विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, या फिर विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो उनके लिए सार्थक हो, या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। ठीक है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। ठीक है,
देखिए, प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता व क्षमता होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता व क्षमता होती है, जिसके आधार पर बालक का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है तथा इसी आधार पर उनमें विशेष प्रकार की आवश्यकताओं का सृजन होता है, जो उन्हें अन्य बालकों से विशिष्टता प्रदान करती है। अतः जब विद्यालय द्वारा इस विभिन्नता को नज़रअंदाज कर शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, या विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो विद्यार्थी असफल होते हैं, जो शिक्षक में अपव्यय एवं अवरोधन का कारण बनता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है भाई, बताइए। संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। या फिर संभव है, क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। या फिर संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, बताइए भाई, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम होता है, ठीक है, जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम होता है या अधिगम करता है, तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज, सांस्कृतिक वातावरण, भाषा इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जब दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी वे अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ लगाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या है भाई, जल्दी बताइए। सक्रिय सरल, निष्क्रिय सरल, या फिर सक्रिय सामाजिक या निष्क्रिय सामाजिक, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सक्रिय और सरल। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर अधिगम को करे तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों के मनोनुकूल, सहज व सरल होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो होती है वह बच्चों के अनुसार या बच्चों के अनुकूल, सहज एवं सरल होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, या फिर छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। पता है भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ठीक है। प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले तथा विषय वस्तु भी तार्किक एवं उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक विषय वस्तु को तार्किक एवं संगठित रूप से प्रस्तुत करे, जिससे विद्यार्थी उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान या अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके अधिगम को सफल बनाए। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें हो क्या हो भाई, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, या फिर बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, या फिर प्रत्यास्मरण या रटना या समझना, या फिर ड्रिल और अभ्यास। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ठीक है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो उन्हें ऐसे अधिगम प्रक्रिया में लगाना चाहिए जिसमें वे सक्रिय रूप से भाग लें, जैसे सवाल पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना आदि गतिविधियों के द्वारा सीखें, ताकि उनमें समस्या समाधान, सामाजिकता, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति आदि में प्रवीणता आ सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, या फिर शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, या फिर शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होना या सहायक होता है। ठीक है। शिक्षक कक्षा में प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह नए ज्ञान या पाठ्य वस्तु को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सार्थक रूप से प्रस्तुत करते हैं, अर्थात बच्चों की भोली अवधारणाओं की जानकारी से शिक्षक शिक्षण को सार्थक तथा रोचक बना सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ठीक है, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, या फिर शिक्षण युक्तियां, या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी के सभी। ठीक है, ए बी सी डी सभी सही है भाई। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व
जैसे पहला है शिक्षार्थी की परिपक्वता, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। और तीसरा है शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण की युक्तियाँ भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। और चौथा है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सार्थक अधिगम है, क्या है भाई सार्थक अधिगम? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, या फिर उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, या फिर वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या फिर दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ठीक है। सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है, ठीक है। सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। अतः निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? बताइए भाई कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, जल्दी बताइए। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, या फिर विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ठीक है। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए उनके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि उच्च स्तर के या निम्न स्तर के प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में हीनता आती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? कौन सा कथन गलत है बताइए। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है, जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, या फिर विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, या विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, या फिर प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। नेगेटिव पूछा है भाई ना, क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है, ठीक है। कथन सत्य पूछा है या फिर कथन गलत पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं तो गलती कर बैठोगे आप लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास का अर्थ व्यापक है, ठीक है।
विकास का अर्थ व्यापक होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होते हैं। विकास के परिवर्तनों को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिवर्तनों एवं योग्यताओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ना कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किसका भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। मॉर्स एवं बिंगो। ठीक, मॉर्स, देखिए मॉर्स एक वैज्ञानिक का नाम है भाई। मॉर्स एवं बिंगो एवं बिंगो का मत है, एक मिनट भाई, मॉर्स एवं बिंगो का मत है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है। ठीक है, मॉर्स एवं बिंगो कहते हैं कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए भाई, क्या सत्य है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं, या फिर समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है, जो बालक के अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? बताइए भाई। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, या फिर पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, या फिर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है भाई, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ठीक है, पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों का विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के
प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। या फिर वन जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। या परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उनके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है भाई। बुद्धि के प्रकार हैं अंतः अवस्थाएं। ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि वायलिन वादक। ठीक है। भाषिक बुद्धि कवि। ओके। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बताइए भाई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मूर्तिकार। और अस्थानिक बुद्धि किसकी होती है भाई? अस्थानिक बुद्धि खिलाड़ी की। ठीक है, आपका सही हो गया। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पांचवा और चौथे का तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्त से कोई भाषा सीखते हैं। ठीक है। या फिर वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। या भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उदाहरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है?
कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, या फिर अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया, या कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। देखिए, कोहलबर्ग की एक महत्वपूर्ण आलोचना कैरोल गिलिगन ने किया था कि कोहलबर्ग ने अपने परीक्षण में, अपने प्रयोग में या फिर अपने अध्ययन में पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया है और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। यह आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, किसका? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन और आपका सही हो रहा है इस बुक्स और इस प्रैक्टिस सेट के आंसर की के हिसाब से कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। इसलिए देखिए, पहला आलोचना तो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की? कैरोल गिलिगन ने की। और किस बेस पर किया? कि कैरोल गिलिगन ने कहा कि कोहलबर्ग ने सिर्फ अपने अध्ययन में पुरुषों को शामिल किया है। ठीक है, महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को प्राथमिकता दिया है। इसके बेस पर कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग की आलोचना की थी। और दूसरा देखिए, अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। ये ऑप्शन नंबर सी जो है डाउटफुल लग रहा है भाई। इसको हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है, कि कितना सही है कितना गलत है भाई। लेकिन ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, और वो भी इस बेस पर की है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में केवल पुरुषों को प्राथमिकता दिया है, महिलाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? बताइए भाई, कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? बताइए। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, या शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ पर भी आकलन करता है, या फिर शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, या फिर शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ठीक है, अधिगम के आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों में अधिगम के मूल्य को स्वीकार करने व उसके किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए
शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है भाई? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है बताइए? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना, या फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, या बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, या फिर निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? कौन सा भाई? देखिए यहाँ पर दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं, या फिर वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, या पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, या दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, या फिर दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ठीक है, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी? यह कथन करेगी लिखा है भाई, करेगा होगा। ठीक है, लड़की से लड़की की शादी थोड़ी होती है ना भाई, तो करेगा होगा, करेगी नहीं, शादी करेगा। निम्नलिखित कथनों में से किसको प्रतिबिंबित करता है? बताइए भाई। बच्चों के पालन पोषण के परिवार की कठिनाइयाँ, या फिर लिंग समरूपता, या फिर लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या फिर लड़की के लिंग की गलत पहचान। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? बताइए भाई, आकलन के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें, या फिर आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, या फिर आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं
बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। या फिर आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं होता जब तक उससे भय हो और चिंता का संचार हो। ठीक है, बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और देखिए, आकलन केवल प्रमाणिक या स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये भी सही है भाई, ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। ओके, आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों के शक्तियों कमियों को देखकर तदनुसार उनका मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए भाई? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, या फिर घर घर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जिन कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक एक समान आर्थिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, या फिर वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें, या फिर समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या फिर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखा करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं।
ऐसी परिस्थिति में शिक्षक विद्यालय की एक निश्चित परिपाटी के अनुसार शिक्षण कार्य करता है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि की अनदेखी कर जो छात्रों में हीनता या अहम की भावना पैदा करती है, एक ऐसे सार्वभौम तरीके से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है जो सभी बच्चों के लिए सुलभ व सर्वमान्य होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। मिलान करिए भाई, उनके सही वर्णन से मिलान करना है। सिद्धांत है, वर्णन है, मिलाइए। समीपस्थ दूराभिमुख दिशा, ऑप्शन ए का मिलान किससे होगा भाई, बताइए। समीप दूराभिमुख दिशा, जल्दी बताइए। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 से इसका मिलान हो जाएगा। सिरा पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, ठीक है। सिर से पैर का क्रम, इसका सीधे बी का ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं किसे कहते हैं भाई? अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है। सी का पहले से मिलान हो जाएगा। उसके बाद बचा अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं क्या है भाई? किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 से मिलान हो जाएगा, ठीक। तो ये तो थे करेक्ट आंसर मिलान के। और ऑप्शन भी जानना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, या फिर संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, या फिर संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मनुष्य शैशवावस्था में ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है, ठीक है। मनुष्य शैशवावस्था में ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है और उसमें संज्ञानात्मक समझ विकसित होती जाती है, वैसे वैसे वह संज्ञानात्मक क्रियाओं में शोधन व नियंत्रण करने में लगता है। इसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास को संवेग भी प्रभावित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए भाई, बताइए। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, या फिर केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि या क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा दे सके, या फिर सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, या सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी ही सही है भाई। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।